हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं 12th क्लास फिजिक्स का पेपर 2024 का, और ये पेपर है यूपी बोर्ड का। अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए तो ये पेपर बहुत इजी है और सिंपल भी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अगर आपको 70 में से 65 मार्क्स लेके आने हैं ना यार, तो जितने भी प्रीवियस पेपर हैं 2014 से और 2024 तक के सब सोल्व कर डालो। आई होप कि जब आप इतना सारा कुछ कर लोगे ना, जब इतना सारा आप कुछ कर लोगे तो 70 में से 65 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, चलिए साहब आप पेपर देख लो यार, पेपर कैसा कैसा आया है और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का है। चलिए 346 FW है कोड ये, क्योंकि यूपी में 7 या 8 सेट्स छपते हैं, उनमें से एक सेट ये वाला है। देखो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, बहुत बढ़िया। चलो इसको छोड़ते हैं, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं साहब। चलो खंड आ गया, सेक्शन ए। पहले का नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, पहला ही नंबर बिल्कुल इजी रख दिया उन्होंने। ये तो लगभग सभी को याद होता है, 4 मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, और उनमें से एक मात्रक देखो कौन सा है, न्यूटन, मल्टीपल मीटर इनवर्स, मल्टीपल एम्पेयर इनवर्स। और बाकी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला है। ठीक है, पहला नंबर है न्यूटन प्रति मीटर प्रति एम्पियर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके देखो हल खुद करना, मैं सिर्फ इसके आंसर बता दूंगा। और अगर आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं PDF फाइल डाल दूंगा, और वहाँ जाके आप उसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास खा नंबर है, यदि नाभिक 13 एल्युमिनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो, तब नाभिक 52 टेल्यूरियम, टी मतलब टेल्यूरियम 125 की त्रिज्या होगी। तो यार ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर 6 फर्मी आएगा। अब आप सोच रहे हो कैसे आ रहा है, तो यार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर आपने पूरी फिजिक्स पढ़ रखी है तो सिंपल सी बात है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। चलिए मैं आगे देखता हूँ। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है। बहुत बढ़िया, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। ध्यान देना, 3 क्वेश्चन तो हमारे ये हो गए, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि किसी LCR परिपथ में, LCR परिपथ तो भैया हर साल पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। आंधी टले तूफान टले पर LCR परिपथ ना टले, ये तो वो क्वेश्चन है जिस तरह से सूरज पूरब से उदय होता है, उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन LCR परिपथ का, चाहे 5 नंबर का आवे या 3 नंबर का आवे, ये पेपर में रखा हुआ मिलता है। तो मेरे दोस्त इस LCR परिपथ को मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि ये कन्फर्म नंबर है आपके। तो यदि LCR परिपथ में VL, VR, VC तथा VO क्रमशः पेरकद, प्रतिरोध, संधारित्र तथा सोर्स में लगे AC वोल्टमीटर के पाठ्यांक हों, तब V यानी कि होगा, क्या होगा, तब जो मेरे पास है भैया तथा V0 का स्क्वायर। तो ये सिंपल सी बात है, जब इसको सॉल्यूशन हल करोगे तो 4th नंबर इसका राइट ऑप्शन मिलेगा आपको। चलिए मैं हटा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है जहां N1 माध्यम तथा N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। N1 बड़ा है N2 से, पहला पॉइंट। अच्छा, N1 बड़ा है N2 से। अबे भैया ये कौन सा लेंस है भैया, अरे ये लेंस कौन सा है आप बताइए। ये लेंस अवतल है या उत्तल है साहब। ठीक है, ये तो उत्तल लेंस दिखाई दे रहा है भाई। अरे नहीं यार, ये तो अवतल लेंस है, बीच में पतला है और किनारों पे मोटो है। ठीक है, तो कौन सा किरण आरेख बिल्कुल सही है, तो सेकंड नंबर इज अ राइट ऑप्शन। आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि आप यानी कि अवतल लेंस को आप अपसारी लेंस भी कहते हो, ये किरणों का प्रसार करता है। हटाओ भैया, इतना लंबा मैं बताने वाला ना हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन 4 आ गया, समान पदार्थ के 2 ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 3L है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं ना तो दिमाग हिल जाता है भाई बिल्कुल। तो इसका राइट ऑप्शन जो है मेरे पास वो ये होगा, 3:1। ठीक है, 3:1 होगा। आप इसको सोल्व करके देखना। ठीक है, चलो बाकी सब इंग्लिश में आ गया है, इंग्लिश में आ गया। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं भैया इंग्लिश में करके आना। खंड वाह है, सेक्शन बी है। दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आपको याद होना चाहिए कि किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। अब जो धाराएं संधि की ओर आती हैं प्लस में आती हैं, जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं माइनस में जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो संधि पर आएगा वो संधि से जाएगा भी, आने वाला प्लस जाने वाला माइनस। अब देखो
अब ये 3 एम्पियर धारा आ रही है और 3 एम्पियर जा रही है, कट के ये हमारा 0 हो गया। अब 10 एम्पियर जा रही है, माइनस के 10 हो जाएगा, और भैया 6 एम्पियर धारा हमारी आ रही है, प्लस के हो जाएगा। अब ये देखो धारा आई है, इसमें कोई सिंबल नहीं दे रखा। अब ये हो सकता है आ भी रही हो सकता है जा भी रही हो। मैं इसको अगर आने के लिए मानूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस के धारा आई हो जाएगी बराबर 0। तो जब 10 में से घटाऊँगा 6, जब धारा आ रही होगी तो प्लस में आ जाएगी है, और जाएगी तो माइनस में। तो जब 10 में से घटाओगे 6 तो कितना बचेगा मेरे पास, -4। तो आई का मान आ जाएगा मेरे पास 4 एम्पियर। ठीक है, आई का मान मेरे पास 4 एम्पियर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आई का मान आ जाएगा मेरे पास 4 एम्पियर। अब लेंज का नियम क्या है भैया, जो चीज़ जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, यही तो बताया लेंज ने। लेंज यही कहे हैं कि अगर कोई कुंडली है उसमें प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत भाग बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उसका विरोध करती है, तो स्वयं उत्पन्न होती है। ये नियम होता है लेंज का नियम। पढ़ो यार, खुद से करो अपना। अच्छा, गा नंबर आ गया हमारा। जो गा नंबर है वह पीएन संधि में अपक्षयप्रद से क्या तात्पर्य है। यार 1 नंबर का क्वेश्चन है। अपक्षयप्रद की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि संधि के निकट दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है जिसमें कोई बहुसंख्यक का आवेश भाग नहीं होता है। इसकी मोटाई लगभग 10⁻⁻6 मीटर होती है। इसे हम अपक्षयप्रद कहते हैं। अरे हटाओ यार, कौन चक्कर में पड़ लिया इसके। देखो घा नंबर आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 नंबर का सिंपल क्वेश्चन, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला, कक्षा 5 वालों को दे दोगे वो भी सोल्व कर देगा कि √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है। तो अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण और आपतन कोण में एक ही रिलेशन होता है। और वो भैया स्नेल ने ठोक दिया है कि स्नेल का कहना है कि sin i बटा sin r, और भैया यहाँ i का मान लगा दो, यहाँ n का मान लगा दो और r का मान निकाल दो। ठीक है, अब बताओ यार कहाँ कोई चीज़ इतनी डिफिकल्ट है। अरे भैया मानो तो डिफ़िकल्ट है, ना मानो तो इजी है नहीं। डा नंबर हमारा मिलता है, निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम b0 बराबर 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। अरे साहब ये कैसे होगा, ये जैसे भी होगा इसे करके मानेंगे। ये भाग वाला गुणा में हमें निकालना है, b0 का मान दे रखा, भाग वाला गुणा में e0 का मान आ जाएगा। सी की जो है, सी प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गुणा कर देनी है b0 से। ठीक है, हटाओ, समय नहीं है इतना, टाइम की कमी है। ओके, अब अनुचुंबकीय और लोहा चुंबकीय पदार्थों में अंतर। यार चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक का, चुंबकात एवं द्रव्य। तो यार सिंपल सी बात है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा नहीं है, करके आओ, खुद से करो अपने आप। मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आगे वाला। ठीक है, मेरे पास कितने क्वेश्चन 1-1 नंबर के आए हैं इसमें साहब, कितने आए हैं कि इतने आए हैं। पहला मेरे पास कौन सा का नंबर है, का 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मेरे पास 1-1 नंबर के पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2-2 नंबर का क्वेश्चन। सेक्शन सी आ गया, सेक्शन सी आ गया भैया, तीसरा सेक्शन है ये। ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, अब मेरे पास खा नंबर, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। अरे यार क्या क्वेश्चन पूछे, आप नोट करते रहना भैया अपनी रफ में, स्क्रीनशॉट लेते रहना, डरना मत, घबराना मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, यदि प्रोटॉन, ये सब क्वेश्चन पढ़ो यार, थ्योरी वाइज है, मैंने PDF फाइल डाल दूंगा, टेंशन मत लो तुम तो घबरा रहे हो अभी से। ग नंबर आ गया, यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो। अरे तरंगदैर्घ्य समान है सर, तथा दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तो प्रोटॉन की अधिकतम होनी चाहिए। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा भैया अधिकतम होनी चाहिए। ओके ओके ओके। घा नंबर, एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है। उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि दोनों तारों में धारा समान में यानी कि समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। करो बेटा हल इसको। बाकी क्वेश्चन 2 2 तो 4 क्वेश्चन आ गए हैं हमारे। 8 नंबर के क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के हो गए। देखते हैं अब, खंड दा आ गया, सेक्शन डी, चौथा खंड आ गया भैया 3-3 नंबर वाला। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, पहला वाला, चौथे का पहला क्वेश्चन जो है, ये दिख रहा है ना आपको। अरे क्यों ना दिखेगा सर, जब पढ़ोगे तो दिखेगा। ये वाला क्वेश्चन, आवेश कैपिटल Q को R तथा जब R बड़ा है छोटे r से त्रिज्या के 2 संकेंद्रित खोखले गोलों पर इस प्रकार से वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ आवेश बराबर हो, तो ओवेनिश केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। मॉडल का क्वेश्चन है, मास्टरमाइंड का, आप उठा के देखना, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इससे पहले भी ये 2021-22 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, और ये वाला क्वेश्चन रख दिया। ठीक है, और इस बार भी, तभी तो बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको 65 मार्क्स लेके आने हैं ना 70 में से फिजिक्स में, तो सिंपल सी बात है यार, आप प्रीवियस पेपर सोल्व कर लो 2015 से 2014 या 15 से लेके और 2024 तक के। ठीक है, सारे के सारे पेपर सोल्व कर लो, समझ लो कि आपके 65 मार्क्स आ गए 70 में से। चलो आगे देखते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, इन तरंगों के 2 अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। यार वैद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा सबके याद होती है, चैप्टर नंबर 8 है ये एनसीईआरटी बुक का, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो परिभाषा याद कर लो सही करके यार।
और तरंगों के 4-5 तो गुण होते हैं इसके, वो पढ़ो। अब बायो सेवर्ट का नियम आ गया भैया, चौथे का गा नंबर। बायो सेवर्ट का नियम क्या है? इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा प्राप्त कीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं ये मान सकता हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पता है क्यों डिफिकल्ट नहीं है इजी? क्योंकि बच्चे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये क्या पूछ लिया? अक्ष पे पूछ लिया, तो बच्चों का दिमाग तो घूमेगा ही है भैया, क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, इतना मोस्टली इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर गा, समझ लो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बी के बीच ग्राफ है। आखिर पूछा क्या है कि देली आवृत्ति ज्ञात कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। कार्यफलन ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 रुपये के, इजी से भी इजी। प्लांक कांस्टेंट ज्ञात कीजिए, अरे यार करो हल करो, बहुत शानदार क्वेश्चन। डा नंबर आ गया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दे दो बेटे, ना दी जाए जबरदस्ती लिखा हो, फिर भी याद ना आए जबरदस्ती लिखो, दिमाग से लिखो, भर दो कॉपी पूरी, अल्लाह नंबर पक्के मिलने वाले हैं। चलिए, यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा I बराबर 10 sin 100 पाई टी एम्पियर प्रवाहित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीयक कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत बल 5 पाई वोल्ट है, तब इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। अब आप 3 नंबर का क्वेश्चन है, सोच लोगे बड़ा डिफिकल्ट है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, जो मान लो वो ठान लो। करो उसको, सोल्व करो, कहीं ना कहीं से देखो बेटे सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी और ई, 3 चौक 3, ए बी सी डी 5 दिया, 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारे। 5 क्वेश्चन तो आए हुए हैं, ए बी सी डी ई। लो साहब 15 नंबर के क्वेश्चन 3 नंबर के हो गए, ठीक है नहीं? 5 क्वेश्चन आए हुए हैं 3 नंबर के, और 8 नंबर के 2 नंबर के हैं, 6 क्वेश्चन 1 नंबर का, बाकी हमारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। भैया रुक जा, यहाँ रुक जा। अरे यार ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता। हाँ बनता, जबरदस्ती बनाएंगे, ना बनेगा तो। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेटे पहले फोकस दूरी तो निकालो, तभी तो वक्रता त्रिज्या निकलेगी यहाँ से। करो सोल्व इसको। इसका खा नंबर है, चित्रानुसार 2 लंबे समांतर तार, ध्यान देना बेटे, 2 लंबे समांतर तारों ए व बी में क्रमशः 10 एम्पीयर तथा 20 एम्पीयर की धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। इन दोनों तारों के ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, तब तार सी पर कितना बल लगेगा? अल्ले भैया, तीनों तारों में धारा की दिशा समान दे रखी है। तार ए सी पे बल लगाएगा, तार बी सी पे बल लगाएगा, दोनों ठोक ठाक देंगे। बीच में फंस गया बेचारा, ये बीच में फंसा पड़ा। ये कहाँ रखा है ना, तार भी कहाँ रखा, बिल्कुल बीच में रखा। चलिए करो, कोशिश करो हल करने की, वरना मैं करवा दूंगा, ठीक है, डरो मत। अच्छा तो अथवा में भी दे रखा है मेरे भैया ने क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है यार। अथवा में दे रखा, 4 नंबर का नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है? सिंपल सा क्वेश्चन है। आर परिणमन अनुपात की परिभाषा लिखो। एक अपचायी ट्रांसफार्मर लाइन वोल्टेज की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे, ट्रांसफार्मर की दक्षता इतनी है और निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। ये भी मास्टर माइंड का क्वेश्चन है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या निकालो, निवेशी शक्ति निकालो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से समझ जाओगे। गा नंबर है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है? अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं? पोलराइड के उपयोग लिखिए। अरे भैया पोलराइड आ गया, पोलराइड के उपयोग लिखिए। कर दो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो बेटे, थ्योरी पढ़ो। चैप्टर 9 का क्वेश्चन है किरण प्रकाशिकी का। घ नंबर आ गया, EBR में संबंध प्राप्त करो बेटे। EBR में संबंध V बराबर E माइनस IR। जब सेल से हम धारा लेते हैं, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र EV तथा R के पदों में प्राप्त कीजिए, जहां EV तथा R क्रमशः सेल का विद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, बाह्य प्रतिरोध। अतः हो गया EBR में संबंध तो बताना है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और सेल के विद्युत भाग बल के बीच संबंध बता देना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्या यार ऐसे क्वेश्चन पेपर में। हाँ कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है। दूसरा यहाँ से एक क्वेश्चन ये आ गया कि चल कुंडल, डा नंबर आ गया हमारा, डा ए, ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारा कि चल कुंडली धारा मापी। अरे गैल्वेनोमीटर है भैया, क्या पढ़ लिया? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं? φ/I को धारा सुग्राहिता कहते हैं। और ले भैया आगे क्वेश्चन ठोक दिया इसने, करो बेटे मरो, करो या मरो की स्थिति है। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इसे 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी? और तार का क्षेत्रफल दे रखा इतना और विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा इतना, तो इतना तो तुम भी इतना निकालो। अब
करो बेटे सोल्व इसको ज़रा, अपने मॉडल क्वेश्चन निकालो, मॉडल का क्वेश्चन है ये वाला, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया हुआ है। चलिए साहब 5वां क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। इंग्लिश में इसको पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ लो। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो इंग्लिश वाले अक्षर भैंस बराबर होगी मेरे ख्याल से। अब भैया 5 नंबर एक क्वेश्चन आ गया जिसका बहुत देर से इंतज़ार था, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 6, पीएन संधि डायोड। ध्यान देना कितने क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे हैं उसने। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया लिखी है। अरे भैया बताओ, अग्र अभिनत आ गया, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए। अरे अब ये जो यहाँ तो ये तो हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का ऊपर वाला, 2 नंबर का नीचे वाला। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए। अब जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 14 पढ़ रखा है वो इतना तो कर देंगे, जे वाला आधा भाग तो कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक आधा भाग तो ये कर देंगे। अब जैसे उन्होंने पूछा कि अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए, इसमें बच्चा घबरा जाएगा, अल्ले भैया ये क्या दे दिया उठा के। तो कुछ नहीं करना है, जो ग्राफ पढ़ा है आपने वही बना देना है, ठीक है। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। अथवा पूछा है उसने उत्क्रम अभिनत या फिर उत्क्रम अभिनत पूछा तो एक ही क्वेश्चन है ये। अथवा में पूछा 5 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन है, उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजरा वोल्टेज। तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले से सिंपल क्वेश्चन तो नीचे वाला है, थ्योरी भी कम लिखी जाएगी और भंजक वोल्टेज तक वो आप 100 भी कर दोगे नहीं कर दोगे तो नीचे वाला कर देना, बढ़िया क्वेश्चन है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा एक ये हो गया, ठीक है। ओके सर ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके सर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया तो वो आ गया तो छा गया भैया। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से ये दिखाइए कि एनवी कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि एल लैम्डा के बराबर होती है, जहाँ लैम्डा इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। लास्ट सही है, 3 नंबर पूरे हो गए। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपके मास्टर माइंड में चैप्टर नंबर 12 परमाणु संरचना में ये दे रखा, पढ़ना बढ़िया करके आप, ठीक है। और हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण बढ़क्रम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। हो जाएंगी, बनना तो अथवा वाला क्वेश्चन कर देना आप। बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखो। और 8 ऑक्सीजन 16 का परमाणु द्रव्यमान ऐसे है तो इतना दे रखा, तो आप भी इतना कर देना, ठीक है, अथवा में। तो 2 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। 10 नंबर के तो ये क्वेश्चन आ गए हमारे, क्योंकि हर 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या अथवा में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ गए। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 8 आ गए, पेश आ गया हमारा 11। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेद कीजिए। 4 अंतर लिख देने हैं। अच्छा बेटा पहला अंतर बताओ ज़रा कौन सा होगा। आपने व्यतिकरण देखा है, विवर्तन देखा है आपने? नहीं देखा ना विवर्तन। चलो मैं एक एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ आज आपको। आप एक ब्लेड लेना, ब्लेड देखा ना आपने, ब्लेड। तो ब्लेड लेना और ब्लेड के ठीक बीच में जो छिद्र वगैरह होते हैं, होल होते हैं, जहाँ से ब्लेड को 2 भागों में तोड़ा जाता है, और उसको एक आँख बंद करके दूसरी आँख पर लगा के देखना जलते हुए बल्ब को। तो जब बिल्कुल ठीक सामने आपको एक चमकीली पट्टी मिलेगी और धीरे धीरे प्रकाश जो है वो घटता जाएगा। ये रियल एक्सपेरिमेंट है, ना मानो करके देख लो। और अगर आपको ब्लेड ना मिल जाओ, मार्केट में मिल जाएगा 2-3 रुपये का। बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो आप लोग तो इसे ब्लेड को। तो आप ब्लेड का यूज़ ना कर रहे हो तो एक कांच का गुटका लेना, ठीक है, कांच का गुटका लेना, चारों तरफ पॉलिश कर देना और बीच में एक मतलब ब्लेड से झिर्री काट देना, झिर्री जिसमें हम आर पार देख सकें, उससे देखना आप। उससे भी रियल एक्सपेरिमेंट, ये विवर्तन का एक्सपेरिमेंट है मेरे दोस्त। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश 3×10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 2 रुपये के इजी से भी इजी क्वेश्चन है ये विवर्तन का। करो बेटे ज़रा। अथवा क्वेश्चन आ गया, परिवर्ती दूरदर्शी तत्व का किरण आरेख बनाइए। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिफिकल्ट मान सकता हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सूक्ष्मदर्शी पढ़ के जाते हैं, अपवर्तक दूरदर्शी यानी कि खगोलीय दूरदर्शी पढ़ कर जाते हैं, लेकिन सोचा ने इसने परावर्ती दूरदर्शी पूछ लिया तो बच्चा ये पढ़ के नहीं जाता। तो हो सकता है उन लोगों के लिए जो न पढ़ के डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है तथा इसके अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। भैया नूतन की बुक का क्वेश्चन है ये वाला, देख लेना आप, बुक से मिल जाए, वरना सोल्यूशन में डाल दूंगा, घबराओ मत। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। तो बेटा ये 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ये हो गया। 2 क्वेश्चन ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 7 10 नंबर के हो गए, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। और 8वां क्वेश्चन भी 5 नंबर का एक हो गया हमारा। या देखते हैं, हाँ अथवा में दे रखा है, दोनों में से कोई भी एक कर दो 8वें क्वेश्चन के। 9वां क्वेश्चन आ गया हमारा। 9वां क्वेश्चन है, सी तथा 2C धारिता वाले 2 समांतर प्लेट के संधारित्र चित्रानुसार भी विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े जाते हैं तथा बैटरी को हटा दें।
बैटरी को हटा दें, बैटरी को हटा दें तो सी धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से के परावैद्युतांक का पदार्थ भर दें, तब ज्ञात कीजिए संयोजन की कुल धारिता, संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर, संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, कर लेना भैया आप, ठीक है। अथवा हमें दे रखा है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, हटाओ ऊपर वाले क्वेश्चन को मार दो गोली। ये जो क्वेश्चन है ना इसको गोली मार दो ऐसे करके, और ऐसे करके गोली लगा दो, छुट्टी। ये गोली मार दो गन से, ख़त्म, छुट्टी। ये अथवा वाला करो, अथवा वाला करो, अथवा वाला ईजी होगा, ठीक है। जो तुम्हें ईजी लगे वो करो आप, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। अथवा तथा मात्रा लिखिए। गाउस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। अब जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं गारंटी लेता हूँ इस साल कि ये गोला आ चुका है, क्योंकि देखो गॉस की प्रेम के 4 यूज़ हैं, एक तार है, चादर है, गोला है, प्लेट है। गोला आ गया, प्लेट आती नहीं है, बचा चादर और तार, बचा चादर और तार। चादर पिछले साल आ गई है और गोला इस साल आ गया है। बचा हमारे पास, प्लेट आती नहीं है, बचा हमारे पास बचा हमारे पास तार। तो तार जो बचा है वो इस साल पक्का कंफर्म क्वेश्चन है, रट के जाना, समझ के जाना। 5 नंबर पक्के हैं आपके कि गॉस की प्रेमे लिखिए तथा गॉस की प्रेमे का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। 5 नंबर हमारे पूरे पक्के हो गए। ना आवे तो थोड़ा न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे पक्का इस क्वेश्चन, इसका तार वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हटाओ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूरा हो गया, इंग्लिश में दे रखा। तो बेटे 5, 5, 10, अब एक अंदाज़ा लगा लो कितने, तो 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन का अथवा में दिया है हमारा क्वेश्चन, हाँ 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, 8वां। तो 5वें नंबर का ये आएगा, 8वां क्वेश्चन 5 ही है, और 9वें नंबर का क्वेश्चन ये 5, 5, 10, 20। 20 नंबर के 4 क्वेश्चन तुमसे लॉन्ग पूछे हैं, जिसमें से 8 लॉन्ग क्वेश्चन है और उनमें से 4 क्वेश्चन तुम्हें करने होंगे। कितना सिंपल पेपर बना के देते हैं यार, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। और यहाँ देखो आगे भौतिक नियतांक दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिला है आपको, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिला है आपको, प्लांक कांस्टेंट का मान मिला है, 1/4πε0 का मान मिला है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान मिला है, ऋणात्मक नियतांक का मान मिला है, निर्वात की वैद्युतशीलता का आपको मान मिल गया है। ये सब फिजिकल कांस्टेंट है। इतने कांस्टेंट इस पेपर में आपको यूज़ करने हैं, ये वो कांस्टेंट हैं जो इस पेपर में यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि यार मुझे कांस्टेंट पेपर में मिल रखे होंगे तो मैं साहब जो है ये लगा कर दूंगा। कुछ याद कर लेना है यार, कुछ याद भी तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से जो है हमारा पूरा पेपर सोल्व हो जाता है ये, ठीक है, ओके। तो अब आप बताओ कैसा पेपर आया, ईजी आया, डिफ़िकल्ट पेपर आया? तो भैया बिल्कुल ईजी पेपर है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरी फिजिक्स पढ़ रखी है। अब जो बच्चे इस साल 12th कर रहे हैं, जिनकी आधी बुक हुई है, तो ये मत समझना कि यार हमारा पेपर पढ़ा हुआ ना, अभी आपकी केवल एक ही बुक हुई है, ठीक है। जब दूसरी बुक पढ़ोगे बढ़िया करके तो सब पूरा पेपर समझ में आ जाएगा कि हाँ यार पूरा पेपर हमारा पढ़ा हुआ आया है। और भैया 2025 की तैयारी करो बढ़िया करके, और 70 में से 65 मार्क्स कम से कम लेकर आओ, वरना 66, 67 नॉर्मल नंबर है, आ जाते हैं आराम से। और आपके भी नंबर पक्का इतने आने वाले हैं अगर आपने प्रीवियस पेपर यानी कि 2014 से 2024 तक सोल्व कर लिए तो। चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।